गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सेट नंबर 17 का डिस्कशन प्रारंभ करें। चलिए आप और हम दोनों मिलकर क्वेश्चन को हल करने का शॉर्टकट भी कंसेप्ट भी दोनों सीखेंगे। तो चलिए, ये आज आपका पहला क्वेश्चन है। ए ग्रुप ऑफ लाइन्स यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि आपके पास एक वर्ड ग्रुप जो आप देख रहे हैं, ये वर्ड ग्रुप दिया हुआ है। इस वर्ड ग्रुप को रिप्लेस करने का काम, इस वर्ड ग्रुप को बदलने का काम, सब्स्टिट्यूट करने का काम आपके इस विकल्प में कौन सा विकल्प करेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रश्न को याद रखेंगे क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। एक ग्रुप ऑफ लाइन्स जब बोलेंगे तो एक ग्रुप ऑफ लाइन्स के लिए सही विकल्प है आपका प्राइड, यानी ग्रुप ऑफ लाइन्स यानी लाइन का समूह को हम आप बोलते हैं प्राइड। पैक का प्रयोग कई स्थानों पर होता है। कायरों के झुंड को भी हम आप बोलते हैं ए पैक ऑफ कवार्ड्स। हर्ड जानवरों का झुंड है। फ्लॉक भी है इस जगह। फ्लॉक और हर्ड दोनों जानवर के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आपका ये पहला क्वेश्चन का आंसर है बी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास ये, पुल अप योर सॉक्स एक इडियम है और इस इडियम का आपको मीनिंग बताना है कि इस इडियम का सही अर्थ क्या है। तो आप जानते होंगे कि जब हम आप पुल अप योर सॉक्स बोलते हैं तो इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा कोशिश करना, एक्स्ट्रा इफोर्ट लगाना, एक्स्ट्रा प्रयास लगाना। तो ये बोलेंगे कि इसका मतलब होगा कि टू पुट इन एक्स्ट्रा इफोर्ट, अत्यधिक थोड़ा और ज़्यादा कोशिश करना, एक्स्ट्रा इफोर्ट लगाना। तो इस 2 नंबर का आंसर है बी। नेक्स्ट प्रश्न अब आप देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें लिखा है कि ये पार्ट आपके पास जो बोल्ड है इसको आपको जांचना है कि बोल्ड पार्ट में क्या कोई ग्रामर की मिस्टेक है, ग्रामर संबंधी गलती है। सेंटेंस में लिखा हुआ है इट इज़ डेंजर टू क्रॉस द रोड अनमाइंडफुली, यानी लापरवाह होकर के रोड को क्रॉस करना खतरनाक होता है। इट इज़ डेंजर, इस जगह जो टर्म लिखा हुआ है आप जान रहे होंगे कि डेंजर बराबर नाउन है, जबकि इस जगह पर इस बोल्ड पार्ट में नाउन के स्थान पर एडजेक्टिव का प्रयोग होना चाहिए था। और आप में से सभी जानते हैं कि डेंजर का जो एडजेक्टिव फॉर्म है वो डेंजरस है, इसलिए जो सही विकल्प है वो विकल्प आपका है ए नंबर। यानी इस अंडरलाइंड भाग को अगर रिप्लेस करना हो तो रिप्लेस करने का काम ऑप्शन नंबर ए करेगा। यानी संक्षेप में बोले तो अंडरलाइंड भाग हमारे पास दिया हुआ जो है वो रियल में वास्तव में गलत है, लेकिन सारा पार्ट गलत नहीं है, केवल एक वर्ड जो डेंजर है वो गलत था। तो इस डेंजर को डेंजरस में बदल देंगे तो हमारा विकल्प या आंसर सही हो जाएगा। तो सही आंसर है 3 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये आपके पास अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, जिसमें लिखा है पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इजंट, यानी कोई भी व्यक्ति जैसा है वैसा ना होने का ढोंग या पाखंड करता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो बोलेंगे कि ऐसे व्यक्ति को प्रिटेंड करना यानी बहाना बनाना या ढोंग रचना, जैसा है वैसा न होने का ढोंग रचना, ये सही वर्ड है हाइपोक्राइट। तो इसका जो सही आंसर है वो है हाइपोक्राइट। अरिस्टोक्रेट और अरिस्टोक्रेटिक भी आपने सुना होगा। अरिस्टोक्रेट यानी कुलीन वर्ग से संबंधित है, और कंजर्वेटिव जिसको हम आप बोलते हैं परंपरागत या पुराने विचारधारा का, और ब्यूरोक्रेट जिसको हम आप बोलते हैं नौकरशाह। तो जो सही विकल्प था वो विकल्प बी है। अगला क्वेश्चन को देखें, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है और आपको एरर फाइंड आउट करना है कि क्या इस प्रश्न में कोई ग्रामर संबंधित गलती है। अगर हाँ तो आप उसे इंडिकेट करें, और अगर नहीं तो आपका आंसर नो एरर हो जाएगा। तो हम आप एक बार एक एक पार्ट को सर्जरी करते हुए चलें। द 91 ईयर ओल्ड लेडी लिखा है। नियम भी है कि अगर एडजेक्टिव ऑफ नंबर आपको रखना है, यानी नंबर को भी सेंटेंस में रखना है, तो नंबर को आप पहले रखिए।
तो इधर देख रहा हूँ कि 91 ईयर ओल्ड लेडी लिखा है। इतना दूर तक तो आप समझ ही रहे हैं कि इस जगह जो लेडी है वो नाउन है, और नाउन होने के कारण और नाउन सिंगुलर होने के कारण इस स्थान पर वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग करना चाहिए। तो ये सब प्रश्न काफ़ी आसान है, और लेडी जहाँ पर हैव लिखा हुआ है उस हैव को हम हैज में बदल देंगे तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, यानी सेंटेंस का डी पार्ट गलत है। प्रश्न आसान था, ज़्यादा तर्क का ज़रूरत है नहीं, सीधा का सीधा तर्क यही है कि नाउन सिंगुलर है जबकि वर्ब प्लुरल है, यानी प्रश्न में सिंटेक्स संबंधी नियम का उल्लंघन करके गलती दी गई। तो हमारा जो सही विकल्प है वो विकल्प है डी, और हैव को हम हैज में बदल देंगे। ये अब अगला क्वेश्चन आप देखें, आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चुनना है। इसका मतलब है कि इस 4 दिए गए विकल्प में से कोई एक विकल्प हमारा ग्रामर के दृष्टिकोण से या स्पेलिंग के दृष्टिकोण से करेक्ट होगा और शेष विकल्प इनकरेक्ट होगा। तो बोलेंगे कि जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो वर्ड है थ्रिलर। इग्नोरेंस में ई के स्थान पर ए होना चाहिए, इंटरप्ट में डबल आर होना चाहिए, और कोलेबोरेट में डबल एल होना चाहिए। इंटरप्ट बाधा पहुंचाना, कोलेबोरेट एक प्रकार से सामंजस्य करना, सहयोग करना, साठगांठ करना, और इग्नोरेंस अनभिज्ञता। ये अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 6 है। इसमें भी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपसे पूछा है, और करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जब आप देखेंगे तो उम्मीद है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है आपका नॉलेज। पार्टनर में भी देखते होंगे या जानते होंगे कि PARTNER होता है पार्टनर। लाइसेंस में एस के जगह पर सी होना चाहिए, और निस है NIEC, यानी आई और ई का स्थान अगर इंटरचेंज कर लेंगे तो इसका स्पेलिंग सही हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो गया ए। ये नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन। फिर एक बार लिखा है कि क्या इस प्रश्न को हम और आप सुधार सकते हैं या इस प्रश्न में कोई गलती है। आपके पास प्रश्न है, यू नीड हैव ब्रॉट योर अम्ब्रेला एज इट इज़ ए क्लाउडी डे। वास्तव में ये बोलना चाह रहा है कि आपको अपना छाता लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि या चाहिए था क्योंकि बादल आकाश में घिरा हुआ है, यानी बारिश की संभावना है। तो ये बोलेंगे कि सबसे पहले क्या गलत है, हम पहले इसी को देख लें कि नीड हैव लिया हुआ है, जबकि आप जानते हैं कि नीड के बाद टू और टू के बाद तब हैव यानी V1 का प्रयोग करना चाहिए। तो ग्रामर के दृष्टिकोण से नीड टू हैव तो करेक्ट होता, मीनिंग के दृष्टिकोण से भले नीड टू हैव इस जगह उपयुक्त नहीं होगा, लेकिन अगर ग्रामर के आधार पर सुधारना चाहते, यानी ग्रामर के आधार पर जांच करते, ग्रामर की कसौटी पर कसते, तो ये बोलते कि नीड के बाद हैव का प्रयोग रॉन्ग है, अर्थात जो नो इम्प्रूवमेंट है वो रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि इसमें सुधार चाहिए। और ऐसे तो नीड के बाद टू तब हैव लगाते हैं, लेकिन अगर नीड टू हैव हम इस जगह रख भी देंगे तो हमारा वो सेंटेंस अर्थ सही नहीं देगा। ये ग्रामर के दृष्टिकोण से करेक्ट जरूर हो जाएगा। तब हमारा जो आंसर है वो होना चाहिए, यू शुड हैव ब्रॉट योर अम्ब्रेला। बाकी विकल्प गलत है। विकल्प नंबर 2 तो कुड के बाद यानी मॉडल वर्ब के बाद हैव होना चाहिए, तो इस विकल्प नंबर बी में रखा है हैज, जो गलत है। और कैन हैव इस जगह रखेंगे वो अर्थ सार्थक नहीं देगा, तब हमारा अर्थ हो जाना चाहिए सी, क्योंकि एक प्रकार से यह कंपल्सन बता रहा है, एक प्रकार से सुझाव दे रहा है कि आपको लेकर के चलना चाहिए था। तो सजेशन के तौर पर यह कैन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो सही विकल्प है सी। चलिए नेक्स्ट विकल्प है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, और फिर यह क्वेश्चन आपका ईडियम से संबंधित है, और आपके पास जो ईडियम है वो है आई वॉश। आई वॉश का हिंदी मीनिंग बोलते हैं धोखा या छल, और तब हम बोलेंगे कि आई वॉश का जो इस जगह इंग्लिश वर्ड है वो वर्ड है ए डिसेप्शन, यानी एक धोखा या एक छल। तो सही विकल्प डी है, और इसे याद रखेंगे, हो सकता है ये आगे आपके एग्जाम का क्वेश्चन बन जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके पास है, सिनोनिम बताना है कि इनमें से सिनोनिम बताइए कि जो वर्ड बेनिवोलेंट है इसका सही सिनोनिम कौन सा है। आप जानते हैं कि बेनिवोलेंट को बोलते हैं परोपकारी। परोपकारी के लिए अब आपके पास सिनोनिम लेना है, या फिर सिनोनिम जब लेंगे तो सिनोनिम वर्ड के रूप में ये लिया जाएगा जनरस। जनरस आदमी वही होता है जो उदार होता है, जो मुक्त रूप से, मुक्त हस्त से किसी की मदद करे। तो बेनिवोलेंट ऐसे परोपकारी, यानी पर्सन हु डज गुड टू अदर्स इज़ बेनिवोलेंट। तो हमारा जो सही विकल्प है वो डी है। मेलिवोलेंट है बेनिवोलेंट का उल्टा, जो किसी के लिए गलत काम करता हो वो मेलिवोलेंट है। माइजर कंजूस है, और क्रूएल निर्दयी। चलिए अब आपके पास ये क्लोज टेस्ट का प्रश्न है। क्लोज टेस्ट के प्रश्न को हल करने के पहले एक नज़र, एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप प्रश्न को हल करें और जिस गैप को आप भरने चलें, उस गैप का जो ऑप्शन है वो एक नज़र आप देख लें। गैप का ऑप्शन में आप देख रहे होंगे कि जो रिजर्व वर्ड है उसी का अलग अलग फॉर्म या अलग अलग पार्ट्स ऑफ ए स्पीच आपके पास रखा हुआ है। और हमने पीछे के डिस्कशंस में आपको बताया कि जब एक ही शब्द के फॉर्म को चेंज करके या पार्ट्स ऑफ ए स्पीच को चेंज करके ऑप्शंस में रखा जाए तो ऐसे ऑप्शन को ग्रामर की कसौटी पर कस के बनाना चाहिए, ऐसे ऑप्शन को ग्रामर के आधार पर हल करना चाहिए। तो आप इस जगह पर देख रहे होंगे कि आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, इधर प्रीपोजिशन है। इसका मतलब है कि जो बीच में टर्म लिया जाएगा वो टर्म होना चाहिए नाउन। ये हमेशा याद रखें, किसी आर्टिकल और प्रीपोजिशन के बीच अगर कोई पार्ट्स ऑफ ए स्पीच रखना है तो वो पार्ट्स ऑफ ए स्पीच नाउन होना चाहिए। अब हम आप कुछ विकल्प को आप हटा दें। जो रिजर्व्स वर्ड है वो वर्ब का 5वां फॉर्म एक प्रकार से है, यानी वर्ब है, जबकि हमें चाहिए था नाउन, इसीलिए इसे हटा दें। यह रिजर्व वर्ड है, ये भी वर्ब का एक प्रकार से पहला फॉर्म है, तो हमारे विचार से ये भी हट जाएगा। अब हमारे पास है रिजर्वेशन बनाम, ये इस जगह, सॉरी इस जगह पर हम ज़रा सा ये चेक करेंगे, जांच लेंगे। इस जगह रिजर्वेशन नाउन है और इस जगह जो रिजर्व्स वर्ड है वो वास्तव में इस सेंटेंस में नाउन के रूप में ही है इस विकल्प में। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी रिजर्व्ड नाउन नहीं है और ऑप्शन नंबर सी रिजर्व नाउन नहीं है, यानी ये एक प्रकार से वर्ब है, ये एक प्रकार से एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है और वर्ब भी। तो हमारे पास ये रिजर्व्स जो वर्ड लिखा हुआ है वो भी नाउन है और रिजर्वेशन भी नाउन है, लेकिन रिजर्वेशन का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है आरक्षण, जबकि इस जगह पर कमोडिटी का यानी वस्तु का स्टॉक रखना है, तो उस स्टॉक के लिए जो करेक्ट वर्ड है वो वर्ड है रिजर्व्स। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप ले लीजिए, आपके पास दूसरा क्वेश्चन है। इस जगह लिखा है कि प्राइस फ्लक्चुएशंस, आप देख रहे हैं, अनफॉरसीन इमरजेंसीज, ये दूसरा जगह है। एक प्रकार से ये बोले कि खाली स्थान के पहले प्राइस फ्लक्चुएशंस है और खाली स्थान के बाद अनफॉरसीन इमरजेंसीज है। ये दोनों शब्द का अर्थ एक प्रकार से नकारात्मक है, दाम भी गड़बड़ होता है वो भी अच्छी नहीं है, और अनफॉरसीन इमरजेंसीज है कि जिसको हमने आपने नहीं देखा वो ऐसा आपातकालीन कोई आ गया हो जाए। तो ऐसे दो समान एक प्रकार से जो विचारधारा है या दो समान लगभग अर्थ देने वाला है उसे जोड़ने का काम एंड करेगा, बाकी कोई वर्ड नहीं करेगा। लेकिन हम आप बाकी को भी हम आप देख लें तो इस जगह इफ़ एक कंजंक्शन है और कंजंक्शन के बाद एक क्लॉज होना चाहिए, जबकि अनफॉरसीन इमरजेंसीज में अनफॉरसीन एडजेक्टिव है और इमरजेंसीज नाउन है। ये विकल्प हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इधर भी लिखा प्राइस फ्लक्चुएशंस इवन अनफॉरसीन इमरजेंसीज, तो इवन आने के बाद भी आगे आगे सेंटेंस कंटिन्यू होना चाहिए था, जो नहीं है। तो हमारे विचार से जो सही विकल्प बी रहेगा। ऑल्सो इस जगह भी अनुपयुक्त हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो
12 का आंसर हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख लें। 13 में भी फिर जब आप ऑप्शन पर नज़र दौड़ाएंगे तो आपको ऑप्शन पर दौड़ाने के बाद ये लग जाएगा कि जो चारों ऑप्शंस है कोई एक वर्ड का ही अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग रूप है। और सबसे पहले हम इस जगह पर देख लें कि गैप नंबर जो 3 है उस 3 पर आपको भरना है। जैसे लिखा हुआ है कि एसेंस इधर बफर स्टॉक इज जनरली, अब यहाँ पर आपको भरना है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच भरेंगे। तो मेरे समझ से अगर आप इशारा देख रहे होंगे इस जगह पैसेज का कि पहले ऑक्सिलियरी वर्ब, फिर उसके बाद एडवर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद एडवर्ब, और एडवर्ब के बाद अब इस जगह अगर भरना हो तो वो मेन वर्ब लिया जाएगा। और वास्तव में इसका स्ट्रक्चर पैसिव है, तो इस जगह मेन वर्ब का फॉर्म कैसा होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए। तो इसलिए बोलेंगे कि जो सही विकल्प है वो विकल्प है सी। नहीं तो एक बार और हम आप देख लें कि ये इज, एम, आर, वाज, वर के बाद वर्ब का पहला नहीं ले सकते, वर्ब का पांचवा नहीं ले सकते, और पैसिव स्ट्रक्चर होने के कारण वर्ब का चौथा नहीं ले सकते। तो जो सही आंसर है वो सी है। क्योंकि पैसिव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो बफर स्टॉक है यानी इमरजेंसी के लिए जो स्टॉक है वो स्वतः नहीं होगा, कोई दूसरा आदमी करेगा, हम और आप करेंगे। और जब काम में कोई दूसरा व्यक्ति इन्वॉल्व हो जाए, काम किसी दूसरे के द्वारा करवाया जाए या किया जाए, तब ऐसी स्थिति में उस वाक्य का स्ट्रक्चर पैसिव रखना चाहिए। तो जो हमारा सही आंसर है वो आंसर है सी। नंबर अब डी है आपके पास, चौथा है द कैबिनेट कमिटी इकोनॉमिक अफेयर्स। हमेशा आप देखा होगा, आपने पहले भी कई बार इस पर प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और अगर आप में से कोई व्यक्ति रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे और ख़ास करके जब आप कैबिनेट मंत्री के बारे में पढ़ते होंगे या जिस दिन कैबिनेट का विस्तार होता है उस जगह दिन पोर्टफोलियो जो बढ़ती है उस जगह आप देखे होंगे, तो आपने देखा होगा अगर कोई रेलवे का मंत्री है तो बोलते हैं मिनिस्टर फॉर रेलवे, या कोई मान लिया जाए कि इकोनॉमिक अफेयर्स का मिनिस्टर है तो बोलते हैं मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स। उसी प्रकार से जो कैबिनेट कमेटी भी है वो बोला जाएगा कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स, यानी जो इकोनॉमिक अफेयर्स को देखने वाली कमेटी है वो। तो जो सही विकल्प है वो बी है। चलिए ये आपका अगला गैप है, गैप नंबर लास्ट है यानी क्लोज टेस्ट का, इकोनॉमिक अफेयर्स। अब है द मिनिमम बफर स्टॉक ऑन ए क्वार्टरली बेसिस। इसका मतलब कि क्वार्टरली बेसिस पर यानी 3-3 महीने के आधार पर बफर स्टॉक को इन लोगों देखने का काम करता होगा, बफर स्टॉक को सीमित करने का या उसको निर्धारित करने का काम करता होगा। तो इस जगह पर जो हमारे पास ऑप्शन सही होगा वो सही ऑप्शन होगा सी नंबर। कारण क्योंकि जो कमेटी है ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स वो इस जगह गाइड्स करने की बात नहीं है कि गाइड करता है बफर स्टॉक का क्वार्टरली, नहीं, बल्कि ये कमेटी निर्धारित करती है कि भाई क्वार्टरली बेसिस कैसा मेंटेन करना है। तो हमारे विचार से जो सही विकल्प है वो सी है। तो अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे। अब आपके पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का, और कई बार ये प्रश्न आ भी चुका है संभवतः। और आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है दे सेट बाय द रिवर बैंक विद देयर लेग्स इन द वाटर। इसका मतलब सेंटेंस का जो अर्थ है खाली स्थान के बाद को लेकर के कि एक व्यक्ति यानी दे बराबर वे लोग मान लें, वे लोग नदी के किनारे बैठे थे जिनमें वो नदी में उनका पैर था और वो पैर को हिला रहे थे, यानी नदी के किनारे बैठकर वे लोग पानी में पैर डाल करके उसे हिला रहे थे। जब हम आप बैठ करके अपने पैर को हिलाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम आप बोलते हैं डैंगलिंग। या डैंगलिंग का प्रयोग दो तरह से होता है। एक तो आप देखे होंगे कहीं आप बैठ जाए, कोई आपका पड़ोसी व्यक्ति पैर को हिला रहा है तो उस प्रोसेस को करते हैं डैंगल, यानी वाई आर यू डैंगलिंग योर फीट, आप अपने पैरों को क्यों हिला रहे हैं। या फिर डैंगल प्रोसेस उसे कहते हैं कि कई बार आपने भी ऐसा किया होगा, हमने भी किया कि छोटे बच्चे को उठा करके
और उसे जब ऊपर की ओर उछाल करके और उसे जब गोद में हम आप लोक लेते हैं, कैच कर लेते हैं, तो उस प्रक्रिया को भी हम आप बोलते हैं डैंगलिंग। तो हमारा जो सही उत्तर है वो डी है, क्योंकि वो नदी के किनारे बैठ करके और पानी में पैर को रख करके वो व्यक्ति पैर को साफ नहीं कर रहा था, बल्कि पैर ऐसे ऐसे हिला रहा था। नदी के किनारे बैठा हुआ है तो तैरने की बात इस जगह संभव नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, अंटोनिम लेना है, वर्ड है लिंगर। कई बार ये सुने होंगे कई लोगों से कि किसी काम को वो बड़ा लिंगर प्रोसेस है, बड़ा लंबा प्रोसेस है, बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो लिंगर बोलते हैं जानबूझ करके एक प्रकार से देर करना, या लिंगर का संक्षेप में मीनिंग बोलें तो उसे बोलते हैं डिले करना। तो इस जगह पर हमको उल्टा लेना है, उल्टा लेंगे तो देर का उल्टा तेजी हो जाएगा। तो हमारा जो सही विकल्प होगा वो विकल्प हो जाएगा ए, यानी क्विकन। डेफर वर्ड बोलते हैं टालना, स्टॉप रोकना, और वेट इंतजार करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, लिखा है क्वेश्चन कि 12 ईयर ओल्ड बॉय ड्रोन्ड इन ए पिट, लिखा हुआ है अप फॉर द कोस्टल रोड प्रोजेक्ट। यानी कहना चाह रहा है कि जो कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो गड्ढा खोदा गया, पिट बराबर गड्ढा, उस गड्ढे में कोई बच्चा गिर करके वो बह गया वहाँ से। तो अब हमें कौन सा विकल्प लेना है ये आपको बताना है। आप देख भी रहे होंगे कि ऑप्शन में एक ही वर्ड का डिफरेंट फॉर्म आपके पास रखा गया है। तो ओल्ड बॉय ड्रोन्ड इन ए पिट, और अगर हम आप बाकी कोई लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। रियल में होना चाहिए ड्रोन्ड इन ए पिट डिगिंग फॉर, कि कोई और दूसरा लें। अब आप बताएं कि 12 ईयर ओल्ड बॉय ड्रोन्ड इन ए पिट, सही आंसर हो जाएगा कि खोदा गया, और इस जगह लेना पड़ेगा डग, कि डिग का जो पास्ट टेंस है कि यानी वो बच्चा, चूँकि सेंटेंस भी आप देख रहे होंगे कि पास्ट है, तो इसलिए अगर आपका ये आंसर है तो ये आंसर गलत हो जाएगा। बी और ए आंसर ये गलत हो जाएगा, तो पास्ट टेंस है इसलिए डी ही आंसर गलत हो सही होगा। तो अब अगला क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है। फिर एक बार फिल इन द ब्लैंक्स है, और लिखा हुआ है सी हैड ए बैंडेज राउंड हर फिंगर्स। इसका मतलब है कि वो अपने फिंगर के चारों तरफ बैंडेज बांधी हुई थी। तो हम आप ऐसी स्थिति में जब बैंडेज बांधते हैं तो उसको बोलते हैं रैप्ड। रैप बराबर लपेटना। कवर का अर्थ तो केवल ढकना होता है, ट्विस्ट जिसको हम आप ऐंठना बोलते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो उत्तर हो जाएगा सी, यानी रैप्ड अराउंड हर फिंगर, उसके फिंगर के चारों तरफ लपेटा हुआ था। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लें। ही मेड मल्टीपल अटेम्प्ट्स एट सिक्योरिंग ए गवर्नमेंट जॉब। देखिए सबसे पहले हम और आप यदि विकल्प को एलिमिनेट करेंगे तो आंसर तक पहुंच जाएंगे। सबसे पहले हम आप देख लें इस जगह जो वर्ड मल्टीपल है आप देख रहे होंगे, मल्टीपल का मतलब कई बार, मैनी टाइम्स। इसका मतलब है कि एक कोशिश नहीं किया, इसने कई कोशिश किया। यानी जो इस जगह नाउन होना चाहिए वो नाउन होना चाहिए प्लुरल। नाउन ही क्यों? क्योंकि मल्टीपल वर्ड इस जगह लिखा हुआ है एक प्रकार से एडजेक्टिव, या फिर एडजेक्टिव को छोड़ दे, सॉरी एडजेक्टिव मत मान ले। मल्टीपल वर्ड जो कई टाइम्स को बताएगा वो टर्म को आप एडवर्ब भी मान लें अगर इस जगह। तो एडवर्ब मानने के बाद इस जगह जो टर्म आपको लेना चाहिए वो लेना चाहिए ऐसे वर्ब। लेकिन इस जगह जब मेड वर्ड कर लेंगे तो मेड के बाद ये टर्म अगर हम अकेले ले लेंगे तो मल्टीपल काम करेगा एडजेक्टिव का ही सेंटेंस में, और अटेम्प्ट काम करेगा नाउन का। और मल्टीपल के बाद जो नाउन होना चाहिए वो नाउन होना चाहिए प्लुरल। ऐसे अगर मल्टीपल वर्ड हम आप बोल देंगे सेपरेटली तो वो वर्ड पार्ट्स ऑफ ए स्पीच में एडवर्ब भी हो जाएगा, और इस सेंटेंस में ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का, क्योंकि मल्टीपल्स हम आप बोलेंगे
तो वो हो जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कितनी बार? तो मेनी टाइम्स। लेकिन इस सेंटेंस में इस जगह जो मल्टीपल वर्ड है वो काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है एडजेक्टिव का, और ये अटेम्प्ट वर्ड काम कर रहा है नाउन का। और मल्टीपल के बाद जो नाउन होना चाहिए वो प्लुरल। इसलिए अगर आप में से किन्हीं का आंसर ए और सी है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि अटेम्प्ट इस जगह सिंगुलर फॉर्म में है और इसमें भी अटेम्प्ट सिंगुलर फॉर्म में है। और डी नंबर है, अटेम्प्ट्स के बाद थ्रू प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन गलत है, तो बोलेंगे कि ये सही विकल्प है हमारा बी, यानी नो इम्प्रूवमेंट, यानी बोल्ड पार्ट में दिया गया वर्ड ग्रुप करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन हम आप ले लें। वी कैनॉट कोट ए प्राइस, वी आर अलाउड टू एग्जामिन द सैंपल। वी कैनॉट कोट ए प्राइस, अब लिखा है वी आर अलाउड टू एग्जामिन द सैंपल। कहता है कि हम प्राइस को तब तक कोट नहीं करेंगे जब तक कि हमें उसे एग्जामिन करने का जो नमूना है उसे जांचने की अनुमति न हो। तो इस जगह पर जो सही विकल्प है वो अनलेस है, क्योंकि अनलेस ये ऐसा वर्ड है जो शर्त को बताता है, कंडीशन को बताता है। बाकी विकल्प हमारा कंडीशन को नहीं बताता। एक्सेप्ट वर्ड एक प्रीपोजिशन के रूप में काम करता है, बिकॉज है कंजंक्शन, वेदर भी कंजंक्शन, लेकिन ये दोनों हमारा इस जगह पर फिट नहीं बैठेगा। तो जो विकल्प सही है वो बी है। तो अब हम आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें, नंबर 22। इट वुड टेक अप फ्यू ऑफ माई टाइम टू एक्सप्लेन टू यू द होल केस। अब हम आप देख लें कि क्या मिस्टेक है। तो सबसे पहले हम आप देख रहे होंगे कि इट वुड टेक अप फ्यू ऑफ माई टाइम लिखा हुआ है, तो आप जानते होंगे कि फ्यू ऑफ जब हम आप रखेंगे तो फ्यू ऑफ के बाद जो भी नाउन प्रयोग होगा वो नाउन हमेशा प्लुरल होगा। तो ये बोलना चाहिए था कि इट वुड टेक अप फ्यू ऑफ माई टाइम्स, या फिर हम आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं इट वुड टेक अप सम ऑफ माई टाइम्स, हमारा कुछ समय लेगा। तो जो विकल्प है वो ए है, यानी गलत पार्ट है ए। नंबर 23, जोवियल। कई बार आपने बोला होगा कोई व्यक्ति बड़ा प्रसन्न मुद्रा में होता है तो बोलते हैं कि इन जोवियल मूड। तो जो जोवियल वर्ड है एक प्रकार से प्रसन्न है, और इसका अंटोनिम लेना है तो अंटोनिम चला जाएगा ग्लूमी, यानी उदास। सिनोनिम लेना होता तो जोवियल का सिनोनिम चीयरफुल हो जाता। अंटोनिम लेना इसलिए ग्लूमी है। टायर्ड का मतलब आप जानते होंगे थका हुआ। हेजिटेंट है कि वह व्यक्ति जो हिचकता हो, हिचकने वाला। चलिए 24th क्वेश्चन है जिसमें लिखा है ही ऑलवेज स्टूड अप फॉर द राइट्स ऑफ द ऑप्रेस्ड। इस जगह जो ऑप्रेस्ड वर्ड है वो वास्तव में ऐसे एडजेक्टिव है, लेकिन आर्टिकल लगाने के बाद ये एक प्रकार से नाउन बन गया। कई बार आपने देखा होगा कि पुअर वर्ड पार्ट्स ऑफ ए स्पीच में एडजेक्टिव है, लेकिन जब इसे नाउन में कन्वर्ट करना होता है तो इसके पहले हम डिफिनिट आर्टिकल लगाते हैं, और जैसे ही द पुअर द रिच बोलते हैं तो ये नाउन में बदल जाता है। अगर ऑप्रेस्ड वर्ड लें तो ऑप्रेस्ड एडजेक्टिव हो जाएगा, लेकिन इसके पहले आर्टिकल लगने के कारण ये वर्ड पार्ट्स ऑफ ए स्पीच में नाउन हो गया। और हमारा ये प्रश्न है वो बिल्कुल करेक्ट है, सही है, इसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। हालांकि एक तर्क आपको दें कि ऑलवेज का प्रयोग होने के कारण जब भी हम आप ऑलवेज लेते हैं तो ऑलवेज के कारण इसका टेंस हमेशा रखना चाहिए आपको एक प्रकार से प्रेजेंट। तो मेरे विचार से अगर बेहतर हम आप ऑप्शन को चुनें या बेहतर बोलें तो सही विकल्प हमारा बी ही रहेगा, क्योंकि कोई व्यक्ति जब कोई काम को अक्सर करता है, हमेशा करता है, तो उसे प्रेजेंट टेंस में रखना चाहिए। तो मेरे विचार से इसे ही आप चेंज कर लें और ये मान लें कि ऑलवेज लिखा हुआ है तो इस जगह स्टूड को स्टैंड अप्स में बदल देना चाहिए। हमने नो एरर लिख करके या नो एरर बता करके आपसे ये जानना चाहा था कि आप में से कौन कौन सहमत हैं, जबकि ये हमारा आंसर गलत था।
और सही आंसर इसका तर्क भी यही दिया कि जब ऑलवेज आप लगा देंगे तो ऑलवेज लगाने के कारण वो सेंटेंस का टेंस रखना चाहिए प्रेजेंट, क्योंकि जब कोई काम हम निरंतर करेंगे, रेगुलर करेंगे, एक आदतन के आधार पर करेंगे तो टेंस प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये बी विकल्प रॉन्ग है और इसे होना चाहिए ही ऑलवेज स्टैंड्स अप। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलें। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और शब्द है आपका हरास। बहुत आप देखते होंगे हरास, किसी को तंग करना, किसी को प्रताड़ित करना। तो इस जगह इसका सिनोनिम जब हम आप लेंगे तो हरास के लिए सिनोनिम वर्ड है, या हरास के लिए जो सिमिलर वर्ड है वो है आपका मोलेस्ट। हालांकि मोलेस्ट भी वर्ड बोलते हैं, कई बार आपने टीज वर्ड भी देखा होगा किसी को तंग करने के लिए। तो हमारा जो सही विकल्प है वो ए है। बाकी असिस्ट का मतलब सहायता करना, मदद करना। स्केयर बराबर डराना, कंफर्ट आराम, या स्केयर भयभीत और इधर कंफर्ट आराम। तो ये आज का डिस्कशन था। थैंक यू वेरी मच।